अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स 20 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने काशे इंटीग्रल फार्मूला स्टडी किया था और उसकी जो डेरिवेटिव कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ आज ही हम नेक्स्ट चैप्टर जो सीक्वेंस और सीरीज पर है वो चैप्टर भी हम साथ ही स्टार्ट करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थ्योरम है कि डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। जी, स्टेटमेंट इसकी ये है कि सपोज दैट f इज एनालिटिक f इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D। f हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D के अंदर। Then f possess derivatives of all orders at every point z in D। मतलब the derivatives, first derivative, second derivative, third derivatives are analytic functions in D। अब ये रियल एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट यहाँ पर ये कंसेप्ट है। रियल एनालिसिस के अंदर ऐसे होता है कि अगर एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लाजमी नहीं है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सपोज फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो वो 2/3 आएगा और साथ में x की पावर 2/3 -1 जो कि -1/3 बन जाता है। लेकिन इसका तो जीरो पर ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोई और फंक्शन मिसाल के तौर पे जैसे हाँ x की पावर अगर 3/2 ले लेते हैं, 3/2, यस, अगर हम 3/2 लेते हैं तो अब इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 3/2 और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं तो वो तो जीरो पर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बाकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ऐसे नहीं होता। अगर एक पॉइंट पर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी सारे ऑर्डर के सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, वो सारे उस पर एग्जिस्ट करेंगे और उन पर वो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा और उसके बाकी सारे जो हैं वो भी उस पर एनालिटिक होंगे डेरिवेटिव्स। जी, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है काशेस इनइक्वालिटी। काशेस इनइक्वालिटी क्या स्टेट करते हैं? सपोज दैट एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी इज अ सर्कल डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन दैट लाइज एंटायरली इन डी। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कह देता हूं कि ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है, ये डोमेन डी है, इसके अंदर मैंने एक सर्कल सपोज कर लिया, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर इसका Z0 के ऊपर है, ठीक है, ये Z0 है और इसका रेडियस हम सपोज कर रहे हैं कि ये रेडियस R है। अब ये सर्कल मुकम्मल तौर पर डोमेन डी के अंदर लाई करता है। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया जो इस डोमेन डी के ऊपर एनालिटिक फंक्शन है, ये जो एफ है ये एनालिटिक है। इसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी फंक्शन की है कि ये फंक्शन बाउंडेड है
और इसके लिए जो अपर बाउंड है वो हम सपोज कर रहे हैं कि वो m है, ठीक है। तो ये जो c आपने सर्कल लिया है, इस c की बाउंड्री के ऊपर जो तमाम पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। nth डेरिवेटिव जो है वो nth डेरिवेटिव मतलब ये है कि अगर एक बाउंडेड फंक्शन है तो उसके जो डेरिवेटिव्स है वो भी बाउंडेड होंगे, तो उन डेरिवेटिव्स के अपर बाउंड्स आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दी हुई है कि f ऑफ z इज एनालिटिक, सॉरी, ये एग्जांपल हम देख रहे थे कि इसमें f ऑफ z जो है ये एक एनालिटिक फंक्शन है और सर्कल उसमें ये दिया हुआ है हमने। मतलब अगर आप सपोज कर लें कि ये कोई डोमेन है, इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है, तो इस डोमेन के अंदर मैंने एक सर्कल सपोज कर लिया जिसका सेंटर मैंने z इज इक्वल टू 2 पर लिया हुआ है और इसका जो रेडियस है वो 3 है। तो और इसके साथ साथ मैंने फंक्शन जो f ऑफ z है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब उसका अपर बाउंड है, वो मैंने 2 लिया हुआ है यहाँ पे। f ऑफ z एक बाउंडेड फंक्शन है इस सर्कल के ऊपर और इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड एन अपर बाउंड ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 2। ये जो सर्कल का सेंटर है 2, इसके ऊपर आपने फोर्थ डेरिवेटिव का अपर बाउंड बताना है। तो वही प्रीवियस इनइक्वालिटी यूज करते हैं। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेंटर 2 पर लिया हुआ है, सर्कल का रेडियस 3 है और फंक्शन का अपर बाउंड 2 है। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 लगा दी, m की वैल्यू भी 2 पुट कर दी और r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपके पास 16/27 निकल आती है। तो ये फोर्थ डेरिवेटिव का अपर बाउंड निकल आया। नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरम है लवलीज थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ओनली बाउंडेड एंटायर फंक्शंस आर कांस्टेंट। जो फंक्शन एंटायर होते हैं, एंटायर उस फंक्शन को कहते हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होता है, इसके साथ वो बाउंडेड भी हो, तो सिर्फ ऐसे फंक्शन जो एंटायर और बाउंडेड होते हैं सिर्फ वो फंक्शन कांस्टेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z। अब ये एंटायर फंक्शन है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए ये बाउंडेड नहीं है। रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे साइन और कॉस वो बाउंडेड थे, उनकी वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ये इस थ्योरम का से भी आप ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि ये एंटायर फंक्शन है बट ये कांस्टेंट ना होने की वजह से ये बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा यहाँ से मजीद जो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो कांस्टेंट ना हो, तो फिर दोनों में से एक बात दुरुस्त होगी कि या तो वो एंटायर नहीं है या फिर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जो बाउंडेड और एंटायर दोनों बातें अगर पूरी हो जाती हैं तो फिर तो वो कांस्टेंट होता है। तो अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक बात पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कांस्टेंट भी ना हो और बाउंडेड भी ना हो, तो फिर वो फंक्शन लाजमन एंटायर नहीं होगा, सॉरी कांस्टेंट ना हो लेकिन बाउंडेड हो। इसी तरह ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कांस्टेंट नहीं है और एंटायर तो है,
लेकिन फिर कौन सी कंडीशन पूरी नहीं होती? बाउंडेडनेस वाली। इसका मतलब बाउंडेड नहीं होगा। इसी तरह एंटायर फंक्शन होने का मतलब या तो वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो बाउंडेड नहीं है, या फिर अगर आपको बाउंडेड फंक्शन मिल जाता है तो बाउंडेड फंक्शन होने का मतलब है कि या तो फिर वो कांस्टेंट है या फिर वो एंटायर नहीं है। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है ये हम इस थ्योरम से डिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इफ p of z is a non-constant polynomial, f of p of z एक पोलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखकर इक्वेशन बना लेते हैं। तो थ्योरम ये स्टेट करता है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा, कम से कम इसका एक रूट लाजमन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और भी थ्योरम था कि अगर आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है अच्छा, इसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है हमें जिसकी डिग्री n है, वो इसी थ्योरम की डिडक्शन होगी। मसलन an है और इसकी डिग्री कितनी है? zn। इसी तरह बाकी टर्म्स भी यहां पर मौजूद हैं और ये कांस्टेंट a0 तक जाता है। तो इसकी जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, nth डिग्री है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास है मोरेरेस थ्योरम। दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्स ऑफ काशेस थ्योरम। जब हमने काशेस थ्योरम पढ़ा था हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक होता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। लेकिन फिर हमने ये कहा था कि अगर लाइन इंटीग्रल 0 हो जाता है तो उससे आप ये नतीजा नहीं अखज कर सकते कि वो एनालिटिक फंक्शन है। तो काशिश थ्योरम की उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन यहां पर एक और मैथमेटिशियन मोरेरस उन्होंने इसका कन्वर्स दिया कि अगर f आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और इंटीग्रल भी 0 है, तो फिर वो किसी भी क्लोज्ड कंटूर के ऊपर अगर इंटीग्रल 0 है तो f एनालिटिक होगा। मतलब उन्होंने ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन ली थी, इस एक्स्ट्रा कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीज उसका कन्वर्स होल्ड कर गया। जी, तो कन्वर्स ऑफ काशेस थ्योरम इज आल्सो नोन एज मोरेरेस थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। Suppose that f is analytic and non-constant. f analytic भी है और non-constant भी है on a closed region R bounded by a simply closed curve C, then the modulus attains its maximum on C. C के ऊपर ही उसका जो मैक्सिमम है वो भी एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे f ऑफ z हमारे पास है फंक्शन, ये हमारे पास है 2z और प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और इसके लिए मैं जो कर्व लेता हूं वो मैंने क्लोज्ड और बाउंडेड कर्व लेनी है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि वो ये वाला एनालिटिक है तो क्लोज्ड रीजन लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये वाला रीजन ले लेता हूं z लेसर इक्वल टू 2। मतलब ये क्लोज्ड डिस्क बन जाएगी जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, इस तरह से।
तो इस क्लोज्ड डिस्क के ऊपर ये फंक्शन मैंने सपोज कर लिया कि ये है ना, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होते हैं। तो पहली कंडीशन जो एनालिटिसिटी की है वो ये फॉलो कर रहा है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। और फिर मैंने इसके लिए क्लोज्ड रीजन आर लिया हुआ है जिसको बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। अब इसको बाउंडेड करने वाली जो कर्व है वो ये सर्कल है z इज इक्वल टू 2, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है। तो अब हमने इसका जो मॉडुलस है फंक्शन का वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहां पर आप ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइड पर मैंने इसका मॉडुलस ले लिया 2z प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इसका मॉडुलस लेंगे। अब यहां पर अगर हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर लें और इनको ओपन कर लें तो ये बन जाएगा 2z का मॉडुलस और प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस। अब 2z का मॉडुलस 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम ओपन करके इसको आउट ले लेते हैं और पीछे z मॉड बनेगा और z मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है जो मैंने ऊपर चूज की, तो वो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 2 आ जाएगा और 3 का जो मॉड है 3 आयोटा का मॉड ये 3 निकल आएगा। तो ये आपके पास f ऑफ z की का मैक्सिमम निकल आया। तो इस क्लोज्ड रीजन के ऊपर f ऑफ z की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके मॉड की वो 7 है, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम था।